आत्महत्या की बात जो हो रही थी उसी से मैं शुरू करूं। 2011 से लेकर 2017 तक 12,602 किसान आत्महत्याएं हुई, जो रिकॉर्डेड थी, जो रिकॉर्ड नहीं हुई वो अलग थी। और ये जो आंकड़े हैं ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। इसका अगला जो खतरनाक परिणाम है या उस जो स्थिति है वो ये है कि 2017 के बाद सरकार ने एनसीआरबी को ही बंद कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आने बंद हो गए हैं। 2000 से लेके और 2012 तक जी आंकड़े आ गए। मैं अपनी बात तो शुरू करूंगा एक मिनट। जो 3 करोड़ 80 लाख किसानों ने खेती छोड़ी और वो खेतिहर मजदूर बन गए, ये एक बड़ा क्राइसिस है खेती में। इसको मैं थोड़ा सा पीछे से चर्चा करूंगा अपनी, जो मेरी समझ बनी है। जब हरित क्रांति आई उससे पहले लगभग बहुत सी बातें सबको पता होंगी। जो मूल मुझे समझ आया वो ये है कि जिस दिन से यूरिया, डीएपी और ये सारा का सारा केमिकल खेत में पड़ना शुरू हुआ तो खेत में 2-3 स्थितियां बदली हैं कि खेत में खर्च बढ़ा है केमिकल का, और जब मिट्टी के अंदर पूरी की पूरी पोषक तत्वों का एक संतुलन था वो यूरिया डीएपी के कारण से टूटा है, तो वहां से 3 अलग अलग धाराएं निकली हैं। एक खर्च बढ़ा है किसान का खेती के अंदर खर्चे का, दूसरा खर्च बढ़ा है वहां से आने वाली बीमारियों का, जो पशुओं की बीमारियां हैं, और तीसरा खर्च बढ़ा है मानव समाज में जो परिवार में बीमारियां बढ़ी हैं वहां खाने के माध्यम से। तो खर्च बढ़े हैं 3 गुना। और सिंचाई, हाँ जी हाँ, तो खर्चे जो खेती के अंदर आने वाले थे वो बढ़े, उसके बाद पशुओं में जो बीमारियां आई और पशुओं के खर्चे बढ़े वो, और मानव समाज में बीमारियों खर्चे बढ़े वो अलग। खर्चे 3 गुना बढ़े हैं और आमदनी जो पहले 1 ही गुना थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसका तालमेल पूरा टूटा है। अब यहां से एक धारा निकली है, खर्चे 3 गुना बढ़े और आमदनी भी कम हुई, तो समाज में एक धारणा बनी खेती में कुछ नहीं है, खेती छोड़ो। अब जो आज या मेरे से पहली पीढ़ी, मैंने लगभग 15 से 20 साल, 18-20 साल एक जो बात सुनी है बार बार कि बेटा खेती में कुछ नहीं है, बेटा खेती में कुछ नहीं है, इन डरों में कुछ नहीं है, तो कुछ पढ़ लो, नौकरी कर लो तो कुछ बात बनेगी। तो वो खेती छोड़ने की जो भावना है और खेती छोड़ने का जो आधार है उसको 20-22 साल लगे हैं। मेरे वाली पीढ़ी पूरी तरह खेती से दूर है। अब यहां से जब खेती टूटी है तो समाज जो पहले खेती करता था वो धीरे धीरे करके खेत से लेकर शहरों की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसके कई आयाम निकले हैं। तो पहले जो हरित क्रांति का जो ये प्रोड्यूस डला है, केमिकल प्रोड्यूस पड़ा है जो खेत में, उससे लगभग 10 साल तक ये बढ़ता गया है खेती के अंदर खर्चे। अब यहां से अगला जो पड़ाव आता है खेती में वो आता है कि बीमारियां बढ़ी हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोषण का संतुलन था वो टूटा है। तो पोषण के संतुलन के से असंतुलन आने का जो दौर है वहां बीमारियां बढ़ी हैं खेत में, क्योंकि पोषण के असंतुलन से ही बीमारियां आएंगी। अब पोषण के असंतुलन से बीमारियां आई, बीमारी आने से खर्चे बढ़े, ऊपर से प्रोड्यूस घटा, जो पैदावार है वो घटी है। तो एक नया जो एजेंडा जिसको कह रहे थे कि जुमला था, जो कह रहे जुमला है, वो एक निकल के आया कि अब इन बीजों में ताकत नहीं रही है, अब उन्नत बीज लाए जाएं। मैं जैसे ये चर्चा शुरू हो रही थी कि यहाँ पे कार्यक्रम होगा, तो संजीव भाई से बात हो रही थी कि देवेंद्र जी आएंगे, देवेंद्र शर्मा जी, उनको कुछ कारण से नहीं आ पाए। उनकी कई बार लंबी चर्चा मैंने सुनी। वो एक बार कह रहे थे कि जब वो पढ़ते थे तो एक इंटरनेशनल लेवल की एक जर्नल में मैंने एक लेख पढ़ा एक वैज्ञानिक का, अमेरिका के वैज्ञानिक का। वो वैज्ञानिक कहता है कि देश पूरे खेतों में जब केमिकल पड़ता है तो 1% ही वो फसल में काम आता है, 99% जो जहर है वो प्रदूषण करता है हवा का, पानी का, वातावरण का, वो हवा में ही रहता है या मिट्टी में पानी के साथ सीप करता है और अंडरग्राउंड पानी को खराब करता है। 1% जो केमिकल है वो फसल पे लगता है। तो उनके साथ संवाद हुआ है चिट्ठी में, उस वैज्ञानिक के साथ। देवेंद्र जी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैंने चर्चा की कि फिर तो रुकवा दो, आप तो अमेरिका के वैज्ञानिक हो,
तो अमेरिका के वैज्ञानिक का जब जवाब आया है 3-4 महीने बाद, वो कहता है कि आपको भी दुख होगा मेरा जवाब सुन के, वो ये है कि पूरी दुनिया में जो सरकारों में लोग बैठे हैं और जिन लोगों की दुनिया में जहर की कंपनियां हैं, वो दोनों एक हैं। जो नेता हैं वो वही लोग हैं जिनकी जो कंपनियों के मालिक हैं। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो लोग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे अपनी कंपनियों को बंद करके, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका एक साधारण समाधान है, वो ये है कि आप समाज में जाइए, समाज को जागृत करिए, और समाज के निचले तबके से जब विरोध उठेगा तो समाधान हो सकता है। ये कोई सोचे कि सरकारों की तरफ से समाधान होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये उनकी जो चर्चा का एक बिंदु है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो केमिकल का अपना एक रास्ता है, अब जितना केमिकल आए, एक नया केमिकल डाला है खेत में, वो 3-4 साल लगेगा, और फिर जो वनस्पति है, जो कीटनाशक है, उन कीटनाशकों का कीटों पर प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि 3-4 साल बाद उन कीटों को या उन वनस्पतियों को उनकी आदत हो जाएगी। तो 3-4 साल के बाद वो केमिकल काम करना बंद कर देगा और फिर एक नए केमिकल की जरूरत पड़ेगी। इसके बीच में जो बड़ा मतलब दुख का विषय भी और हंसने का भी है, वो आप तक जरूर चर्चा करना चाहूंगा, जो मुझे समझ आया है। हजारों लाखों किसानों से हमने बात की है पिछले 12-13 साल में। जब कोई केमिकल काम करना बंद कर देता है खेत में, तो वो क्या कहते हैं, ये एक बड़ा विषय है। वो ये कहते हैं कि भाई जो ये दवाई थी ना, ये बड़ी कमाल की थी, बड़ी शानदार तरीके से काम करती थी, असर करती थी, लेकिन 4-5वें साल में ये दवाई नकली आ गई है। जबकि होता क्या है, प्रकृति का जो नियम काम करता है, जो केमिकल हमने बार बार खेत में डाला है, वो 3-4 साल के बाद अपना असर कम कर देगा, क्योंकि उन वनस्पतियों को और कीड़ों को उनकी आदत हो गई है। तो कारण वैज्ञानिक कोई और है और किसान को जो समझ आया वो कुछ और है। तो किसान को अगर वो विज्ञान समझ आ जाए कि ये केमिकल हर 4 साल बाद ऐसा करेंगे, तो वो उससे दूर भागेगा। लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया है कि वो उस वैज्ञानिक कारण पे जाए, तो उसको ये लगता है कि दवाई नकली आ गई है, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया। जितना मैं समझता गया, उस समझ में मेरी एक जो समझ बनी है वो ये है, मैं करनाल से हूं। अकेले करनाल में कई केंद्र हैं खेती के, गन्ना के संवर्धन केंद्र है, ये डिपार्टमेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, गेहूं और जो का रिसर्च सेंटर है। फिर एक अपना मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मृदा संवर्धन केंद्र है। फिर एक NDRI है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जब ये सारे नहीं थे तो समाज में समस्याएं कम थी। न गेहूं में समस्या थी, न गन्ने में समस्या थी, न पशुओं में समस्या थी, न कोई और जितने भी सारे के सारे डिपार्टमेंट उनमें समस्या थी। जब से ये डिपार्टमेंट आए हैं जिनको संवर्धन के लिए लाया गया है, मुझे ये समझ आया कि ये जब से संवर्धन किया गया तब से विनाश किया गया है। जब से पशुओं के लिए विभाग आया, पशु तब से बर्बाद हुए, उससे पहले बर्बादी नहीं थी। जब से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट आया है, उसके बाद ही बच्चों का नाश हुआ, उससे पहले बच्चों की समस्या नहीं थी। यह आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट आने के बाद ही समस्या पैदा हुई है। तो ये बहाव के साथ, समय के साथ जब ये आगे बढ़ते गए, तो कंपनियों ने ही एक अपना पैंतरा फेंका है कि अब ये जो देसी बीज थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, वो पैदावार घट गई है, अब उन्नत किस्म के बीज लाए जाएं। जब उन्नत किस्म के बीज लाए जाए तो हाइब्रिड बीज आए हैं, और वो बीज आए हैं, थोड़ी सी चर्चा देवेंद्र भाई कह रहे थे कि वो केमिकल के बिना नहीं पैदावार देंगे। तो लगभग 10 से 15-20 साल ये आए, और 90 तक आते आते वो उनकी भी हालत वो हो गई कि बीमारियां ज्यादा आई, बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, तो केमिकल बढ़ेंगे, और बढ़ते चले गए, समाधान नहीं है। वहां से एक नया पड़ाव फिर शुरू होता है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड्स का, GMO का। 91-92 के बाद 95-96 के से शुरू होता, 97-98 में GMO, बीटी ब्रिंजल आया, बीटी बैंगन आया, और टमाटर आया, फिर इसके बाद कपास आई। और पूरे भारत की अगर बात करें आज, कपास में, अकेले कपास में 94 से 95% बीटी है, और पूरी तबाही है बीटी में। तो अब जो 70 से शुरू हुआ था वो 2000 तक आते आते, और अब जो पिछले 1 साल पहले जो कांड किया है इस सरकार ने, और इसके बीच में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, जो कंपनियां अपनी पॉलिसी लेके आती हैं, वो कंपनियों में शीर्ष पे बैठे हुए लोग नीति बनाते हैं, एक फाइल तैयार करते हैं कि कंपनी को क्या चाहिए,
उस कंपनी का की पूरी प्रोफाइल तैयार होती है उस पर्टिकुलर किसी विषय को लेके, और वो अप्लाई कर दी जाती है सरकार में। और जो वो आदमी होता है जिसने उसको बनाया है, वो वहां से इस्तीफा देता है और लेटरल एंट्री के तहत सरकार में घुसता है, उसी डिपार्टमेंट में जाता है जिसकी वो फाइल है, और अपने आप पास करके वापस छोड़ के उसी कंपनी में चला जाता है। इतना बड़ा खेल चालू है। इस समस्या में जो नई बात जुड़ी थी वो थी जीएम सरसों की, जिसको लागू कर दिया गया है। इस जीएम सरसों के साथ में लगातार कई साल, जब से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये नियम था, जो एक्ट था, उसमें यह था कि जीएमओ नहीं होगा, ये बैन था। लेकिन पिछले साल एफएसएसआई ने भी जीएमओ को कानूनन लागू कर दिया गया है कि अब अगर जीएमओ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो रहा था तो हरियाणा और पंजाब में 2 ग्रुप्स क्रिए हैं बहुत मजबूती से, कुदरती खेती अभियान और खेती विरासत मिशन। ये दोनों ग्रुप जो है बहुत अच्छे से इस पे मेहनत करते हैं। ये दोनों ग्रुप लगातार 4-5 साल तक लड़ते रहे कि सरसों में जीएमओ ना आ पाए। और इसी बीच में 2016-17 में प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री थे, उसने दुखी होकर अपने मंत्रालय को छोड़ा और एक बहुत सज्जन आदमी वहां आए। यहां पे एक बहुत खतरनाक सी स्थिति को लेके आ रहा हूं आपके पास कि ऐसा कितना शानदार तरीके से हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है। जो देवेंद्र भाई कह रहे थे कि खबर इतनी सी छपती है। प्रकाश जावड़ेकर के छोड़ने के बाद वहां आदमी बैठता है, एक अनिल माधव दवे, आरएसएस का बहुत ऊंचे पद का अधिकारी और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सज्जन आदमी। जब वो चेंज हुआ तो निर्णय लेना था उस कमेटी को कि जीएम सरसों को लागू करना है या बैन करना है। तो वो पूरा का पूरा जो ग्रुप था दोनों राज्यों का और कुछ साइंटिस्ट थे जो साउथ के थे, वो इकट्ठे होकर पर्यावरण मंत्रालय में और अनिल माधव दवे के पास जाते हैं। वहां जाके बोलते हैं कि भाई ये समस्या है। तो उन्होंने लगभग 6 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक उन्होंने पूरा समझा। और जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है, आंखें फटी की फटी रह गई हैं, तो बोलते हैं कि आज मैं इसको कैंसिल करता हूं, इस एप्लीकेशन को, इस फाइल को, और पूरा 1 साल लगाऊंगा दोबारा से फील्ड ट्रायल से लेकर रिसर्च तक। जब इसके परिणाम दोबारा आ जाएंगे मेरे अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको आगे सोचूंगा कि इस फाइल को आगे बढ़ाया जाए, साइन किए जाए कि नहीं किए जाए। और सुबह 7 बजे पता चलता है छोटी सी खबर में कि उनको हार्ट अटैक हो गया और वो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस देश का यह दुर्भाग्य है कि जो ये पूरा का पूरा सीन चल रहा था, फाइल तो बाद में लगती है, इतना सिस्टम खराब हो चुका है कि वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपने उस ट्रायल को, जीएम ट्रायल को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रायल को कई साल पहले ग्राउंड में उतार चुकी हैं, लाखों किसानों को वो दे चुकी हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव आ चुके हैं। उसके बाद फाइल लगती है, तब तक किसी को पता ही नहीं। और आज लगभग जीएम सरसों के बाद 16 फसलें हैं जो जीएम की एप्लीकेशन के लिए तैयार हैं। अब उनको रोक नहीं सकता कोई भी। तो अब पूरी तरह जो कंट्रोल की बात है बीजों के, अब वो लगभग आने को हैं। सब्जियों में 10 से 15 फसलें तो आ चुकी। टमाटर जीएमओ आ चुका, खीरा जीएमओ आ चुका, जो अपना शिमला मिर्च है, मोटी मिर्च है, वो जीएमओ आ चुकी, गोभी जीएमओ आ चुकी। कितनी ही आपकी सब्जियां जो आपको लगेगा जब मार्केट में जाओगे आपको खाने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं जब लगातार इस पूरे सिस्टम को समझ रहा था, तो निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो एक निष्कर्ष पे आता हूं कि आज जो देवेंद्र भाई कह रहे थे, न मानव का बीज बचा है, न पशुओं का बीज बचा है, और न खेती का बीज बचा है। इस आधार पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा विनाश और इससे ज्यादा तबाही का मंजर क्या है। लेकिन ये एक समस्या है, समस्या पे रोना रोते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधान क्या हो? जब और बहुत सारे साथियों की तरह एक लंबा अरसा 8-7 साल 10 साल मुझे भी हो गए थे करते करते, और लगता था कि इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में समाधान की बात करना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो बस अपने विषय को पकड़ा और काम करते चले गए, क्योंकि यह समझ आ रहा था कि जिस लेवल पे विषय को, मतलब जिस लेवल पे व्यवस्था को समझा है, उस लेवल पे एक आदमी समग्र रूप से बात करे, समाधान निकलेगा ही नहीं। तो क्या करें? देखो नेगेटिविटी क्या काम करती है, एक विषय पे मैं कहना चाहूंगा। देवेंद्र भाई, मेरे एरिया में हम दोनों के गांव एक साथ हैं, 5-4 किलोमीटर का अंतर है।
तो 2016 में किसी ने इनकी फ्रेंचाइजी लेके जो एजुकेशन वाली पॉलिसी की और पोस्टर लगाए, भारत के पहले पेरेंटिंग कोच और सेमिनार हो रहा है। तो एक लड़का आया मेरे पास असंध का, बोला सुनील भाई ये एक पता नहीं कौन आया है, ये कह रहा है कि मैं ऐसा हूं। मैंने उसको एक बात बोली, यार पता नहीं कितने बिजनेसमैन घूम रहे हैं, हर दिन कोई पेरेंटिंग कोच पैदा हो रहा है। क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर को सुना जिससे कुछ निकलता नजर नहीं आया, और देवेंद्र भाई को सुना नहीं। अब इतने अगले 4 साल 5 साल फिर बीते, और फिर जब कोरोना की बात आई, कोरोना में फिर जिस विषय को मैं 360 डिग्री समझना चाह रहा था और समझ गया था, उसको उस पे बोलते हुए फिर एक आदमी को सुना जिसको देवेंद्र कह रहे हैं। अब वो फिर बात याद आती है 2016 की, को तेरेगी ये तो वो आदमी है। इनको समझ के चर्चा करके पूरे 1.5 साल एक साथ हमने पता नहीं कितने हजार किलोमीटर, अब तो लाख किलोमीटर से ऊपर हो गया है, साथ में चले तो पता चला अभी इस व्यवस्था को समग्र रूप से समझ के इंटीग्रेटेड मेथड से जाके हम कुछ कर सकते हैं तो रास्ता निकल सकता है। फिर ये आया कि जो मैं कर रहा था खेती में, अब उसको थोड़ा सा पंख दिए जाएं, जो मेरी समझ बनी है। समाधान में पे मैं काम कर रहा था, लेकिन इतने बड़े आयाम को समाधान की तरफ लेके जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो पिछले 1.5 साल से एक बड़ा समूह युवाओं का जनता सरकार मोर्चा की टीम ने तैयार कर लिया, अपने साथ विचारों से विचार मिला लिया, तो समाधान है। उस समाधान पे मैं कुछ देर चर्चा करता हूं। अब ये समस्या तो बहुत भारी है, लौटने के लिए देखें तो यू टर्न मारने के लिए बहुत चांस कम है, बहुत कम चांस बचे हैं और समय बहुत कम बचा है। फिर मैं पीछे देख रहा हूं कि जिस बात को मैं कह रहा हूं खेती के परिवर्तन की या खेती के अंदर विचारों की, खेती के बदलाव की, वो तो बहुत सारे कहते आए। हजारों योद्धा पैदा हुए जिन्होंने प्रधानमंत्रियों से, सरकारों से टक्कर ले ली। तो क्या हुआ ऐसा कि भाई नई बात बन रही है? तो मुझे जो गैप समझ आया, जो मैं कल भी कह रहा था कि मैं एक वो इकाई बन सकता हूं जो पहली पीढ़ी से और अगली पीढ़ी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको मैं बहुत प्रॉपर तरीके से भरने का काम कर सकता हूं, और वो मुझे लगता है कि मैं सही आदमी हूं उसके लिए। मुझे यह समझ आया कि जो हमारे से पहली पीढ़ी है वो उसकी चर्चा करने का तरीका कुछ अलग है, और जो नई पीढ़ी है जो नहीं समझ रही, आज बुजुर्गों को लगता है कि वो नहीं समझ रही है, उनको समझने का तरीका, उनका समझने का जो स्टैंडर्ड है वो कुछ अलग है। वो वैज्ञानिक बात की चर्चा करते हैं और वो ये कहते हैं कि परंपराओं से जो आया है वो ज्यादा मजबूत है दोनों वैज्ञानिक आधार, लेकिन जो बताने का तरीका, जो नजरिया है, उसमें अंतर है। अब इसको मैं इस तरीके से लेता हूं, खासकर जवानों के लिए, मेरे लिए और जो मेरे साथियों के लिए काफी अच्छा रहेगा इसको समझना। जो व्यवस्था चल रही है, जो तबाही की व्यवस्था चल रही है, वो अबाध स्पीड से चल रही है, अबाध गति से है। और मैं इसको इस उदाहरण से लेता हूं कि एक गाड़ी चल रही है 150-180 की स्पीड से और उसका बोनट खुला है और वो मेरे बराबर से निकली है, मेरी स्पीड है 60-70 की, मैं भी गाड़ी से चल रहा हूं। अब मुझे पता है कि 160 से 180 की स्पीड पे जो ये गाड़ी चल रही है और इसका आगे का बोनट खुला है, ये इतनी ज्यादा एयर प्रेशर में कभी भी ड्राइवर की जान ले सकता है, क्योंकि हवा के प्रेशर में ये सीधा बोनट शीशे पे आने वाला है, विंडशील्ड पे आएगा। तो क्या किया जाए? जितनी आज की व्यवस्था काम कर रही है, जितने बहुत से जागरूक साथी काम कर रहे हैं मेरे से पहले वाले, वो क्या करते हैं कि एकदम से यू टर्न मारा जाए, चाहे खेती की बात हो या समाज की किसी भी समस्या पे बात हो, एकदम से वैदिक खेती आ जाए, एकदम से ये अपनी जो परंपरागत खेती थी पुरानी बुजुर्गों वाली उस पे आ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि 180 की स्पीड से दौड़ती हुई गाड़ी को एकदम से यू टर्न मारना बड़ा मुश्किल है। तो फिर करें क्या? जो वो 180 पे दौड़ रहा है, मुझे उस मनोदशा पे सोचना पड़ेगा। यानी अगर मैं 60-70 पे चल रहा हूं तो मुझे अपनी गाड़ी को 160-180 पे दौड़ाना पड़ेगा, ताकि मैं उसके पैरेलल व्यवस्था में जो उसकी समझ है वो मैं अपनी समझ बना पाऊं। और जब हमारी दोनों की स्पीड एक जैसी होगी तो मैं उसको हॉर्न दे के या हाथ हिला के बचा के कुछ भी ये कह सकता हूं, इशारा दे के कि थोड़ा मंदा कर, थोड़ी स्पीड को कम कर। जब वो थोड़ा स्पीड कम करेगा, जैसे ही स्पीड कम करने का उसका मन बनेगा तो उसको मैं रुकवा भी सकता हूं, क्योंकि जिस गति से, जिस बर्बादी से हम दौड़ रहे हैं उस पे यू टर्न मारना तो बाद की बात है, पहले मुझे उसको रोकना पड़ेगा कि एक बार रुक तो।
जब वो रुकने का मन बना चुका होगा तो मेरा संवाद उससे स्थापित होगा, उससे चर्चा होगी, तो मैं उसको यू टर्न भी वापस करवा पाऊंगा, यू टर्न लगाएगा वो। ये चीज मैंने खेतों में देखी है। मैंने पिछले 10-12 साल में कई कृषि योद्धाओं को सुना है। सुभाष पालेकर जी को सुना है, भारत भूषण त्यागी जी को सुना है, दीपक सचदेव जी एक मध्य प्रदेश के हुए थोड़े दिन पहले गुजर गए, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं ये देखता आया वो लोग हैं जो खेती में क्रांति, तो बहुत छोटा शब्द है, पूरा मूलचूल परिवर्तन के लिए वो एक शख्स काफी है। इनमें से किसी एक शख्स को ले लो। और सबसे ज्यादा क्रांतिकारियों की बात अगर करूं, बदलाव करने वाली, वो हरियाणा है। एक साथी ऐसा जिसने सुभाष पालेकर जी के 7-7 दिन के 15-15 शिविर कर लिए। लेकिन पूरे हरियाणा को मैं देखता हूं कि सुभाष पालेकर मॉडल हो या भारत भूषण त्यागी जी का मॉडल हो या एक आध और जितने भी और साथी काम कर रहे हैं, गिने चुने मॉडल हैं। 4-5 मॉडल, 3-4 मॉडल, 3 या 4 मॉडल होंगे पूरे हरियाणा में जिन्होंने उस आधार पे खेती करके पूरा बदल लिया। तो फिर इतना अच्छा मॉडल होते हुए 4 साल के बाद वो 1 एकड़ खेत 7 से 8 लाख की इनकम देता है, फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों को तो पैसा ही चाहिए और पैसा निकल रहा है, फिर भी बदलाव नहीं है। तो फिर मैं दूसरे तरफ से देखता हूं कि बेशक पैसा है, लेकिन इस व्यवस्था ने किसान को उसकी धुर्री से तोड़ के उसको मेहनत से तोड़ दिया है। मशीनीकरण से जो औद्योगिक क्रांति आई है पिछले 15-20 साल में, उस मशीनीकरण ने किसान को उसकी मेहनत से तोड़ दिया। और एकदम से फिर उसी किसान को ये बोलो कि तेरे को 7-8 लाख मिलेंगे चौथे साल में जाके, लेकिन तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी 18 घंटे, क्योंकि पंचस्तरीय जो फार्मिंग है, 5 लेयर फार्मिंग है जो, उसमें तो पूरा दिन 24 घंटे मेहनत चाहिए। उस लेवल की साइंटिफिक बोटनी के साइंटिस्ट जैसे समझ चाहिए। अब उस लेवल पे लेके जाना वो एक बड़ा विषय है। और एकदम से 180 की स्पीड से दौड़ता हुआ समाज कभी भी उस लेवल पे यू टर्न नहीं लगाएगा। तो फिर इतने बड़े क्रांतिकारी योद्धाओं के बीच में होते हुए गिने चुने पूरे भारत में कुछ मॉडल होंगे। कुछ साथियों से मैं मिला हूं जो पूरे भारत में घूमते हैं, वो कहते हैं कि होंगे 30-40 मॉडल पूरे भारत में। अच्छा है मॉडल तो ठीक है, लेकिन ये कभी समाज परिवर्तन के लिए रास्ता तय नहीं कर सकते। पूरे भारत में 50-40 लोग, इसको जन भावना बनाना पड़ेगा, इसको जन अवधारणा बनाना पड़ेगा, तो बात बने। तो ये कैसे बने फिर? तो मेरी एक समझ बनी है जो, वो ये है, समाज जैसे चल रहा है पहले उस तरीके से चलिए, उसी गति में उसको समाधान दीजिए। अगर उस गति में उसको समाधान मिलता है, चाहे उसको 10% समाधान मिलने से उसकी उम्मीद बना लो आप, तो जैसी उम्मीद आपकी बनेगी उस समाज की उम्मीद आपके लिए बनेगी, एक विचार साझा होगा, तो फिर वो सोच सकता है गति कम करने का, यू टर्न लगाने का, या कैसे भी। तो फिर वो कैसे हो? तो ये चिंतन जो चला लंबे समय तक, तो मैं अपने खेत में इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये दोनों चीजों के सामंजस्य ने एक रास्ता दिया है, जो फिर मैंने काफी, मेरे ख्याल से सैकड़ों किसान होंगे जिन्होंने इसको आजमाया, तो रिजल्ट आए। पूरी समझ से मेरा जो मेरे पास परिणाम आए वो ये आए, जिसके पास जो खेती हो रही है, कोई धान का क्षेत्र है, कोई कपास का क्षेत्र है, कोई गेहूं का क्षेत्र है, कोई किसी फसल का क्षेत्र है, कोई गन्ने का क्षेत्र है, कभी उस जो वो बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, बेशक वो केमिकल वाला बनाओ, उसको तोड़ने की बात एकदम से मत कहो। जैसा वो चल रहा है उसको वैसा चलने दो। तो फिर क्या करें? मैं ये कहता हूं, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार, ये मेरी समझ बनी है 10-12 साल में। और ये वो बात है जो देवेंद्र भाई कहते हैं, जनता सरकार मोर्चा का जो स्लोगन भी है, शिक्षा में, चिकित्सा में, न्याय में, खेती में, एक चीज और बचती है, राजनीति में। इन 5 में से पूंजीवाद को 0 होना पड़ेगा, तब तो समाधान है। और दूसरा कहते हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर पर गांव के जन का अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का। इन दोनों बातों में जो मैं खेती की बात जो कर रहा हूं, वैसे तो ये खेती की चर्चा जो है वो समग्र रूप से है, जब खेती जुड़ेगी तो पूरे समाज की बात करेगी, लेकिन खेती की बात हो रही है तो पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार, ये वो बात है जो देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि पूंजीवाद खत्म होना चाहिए। इस बात से पूंजीवाद खेती से जाता है। फिर
किसानों के पास चले जाओ, एक गांव में 200-250 किसान इकट्ठे हो गए या 100-150 किसान इकट्ठे हो गए, मैं उनको सबसे पहली बात एक कहता हूं जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, और वो है या तो उसको लाभ का सिद्धांत कहो या उसको स्वार्थ का सिद्धांत कहो। अगर स्वार्थ कहेंगे तो वो थोड़ा नकारात्मक महसूस होता है, लेकिन मैं इसको लाभ का सिद्धांत कहता हूं, शुद्ध लाभ का, और कई जन इसको शुभ लाभ भी कहते हैं, शुभ लाभ का सिद्धांत। तो इस पे बात करता हूं मैं। क्या चर्चा है? पहला ही मेरा जो वाक्य होता है किसी चर्चा में करने से पहले वो ये है कि भाई मैं जो भी बताऊंगा, जिस भी विषय पे आपको ये लगे, जिस भी लाइन में ये लगे कि मेरी पैदावार में कमी आ रही है और मेरी आमदन में कमी आ रही है, मुझे वहीं रोक देना। और मैं इस लाइन को 2, 3, 4 घंटे जितना भी सेशन चलता है वो खेती पे चर्चा का, उसमें हर 4-5 मिनट में दोहराता हूं, ताकि जो सामने वाले बैठे हैं वो मुद्दे से एक पल के लिए भी ना टूटे। हर 10 मिनट में बोलूंगा पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर बिना बाजार। तो ये किस तरीके से होगा, ये आखिर की 2 मिनट की चर्चा है। भाई मैं इसको अपने शरीर से जोड़ता हूं। अभी मुझे भूख लगी है, मैं हर दिन रोटी खाता हूं, दाल खाता हूं और चीजें खाता हूं। एक दिन मुझे भूख लगी है, मैंने वो डेली रूटीन का खाना छोड़ के और मैंने फल खा लिए, तो क्या मेरा शरीर, मेरा पेट ये बोलेगा कि आज तूने रोटी ही खिलानी थी, मुझे हजम नहीं होंगे फल? मेरा पेट कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि पेट की एक अपना धर्म है मेरे शरीर का कि उसको ऊर्जा चाहिए, वो फलों से मिले, वो दालों से मिले, वो दूध से मिले, वो घी से मिले या अनाज से मिले, ऊर्जा चाहिए उसको, संतुलित ऊर्जा। और कहते हैं कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जैसा मेरा शरीर काम करता है वैसे ही ये वैदिक ऋचा काम कर रही है कि भाई प्रकृति भी वैसा ही काम करती है, तो मिट्टी भी वैसा ही करती है। जो ऊर्जा हम यूरिया, डीएपी से, केमिकल से, हजर्ड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर या जितने फर्टिलाइजर उनसे दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से जितनी ऊर्जा वो हम उससे दे रहे हैं केमिकल से, अगर उसको बदल के उतनी ही या उससे कुछ ज्यादा ऊर्जा बिना केमिकल के प्राकृतिक तरीके से दे दें, तो क्या मिट्टी मना करेगी कि मुझे ये नहीं चाहिए? मिट्टी कभी भी इस बात को ये नहीं कहती कि ना ना मुझे हरी खाद नहीं चाहिए, गोबर की खाद नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो यूरिया ही चाहिए। तो मिट्टी को चाहिए ऊर्जा, और हमें ऊर्जा का रूप बदलना है। जो पहले यूरिया से है, पहले डीएपी से है, पहले सिंगल सुपर फास्फेट से है, जितना भी हम कंपनियों का कबाड़ लेके आ रहे हैं उससे है, अब उसको बदल के हमें केवल और केवल प्रकृति के माध्यम को देना पड़ेगा। और वो प्रकृति का माध्यम जहां वैज्ञानिक बैठे हो वहां वैज्ञानिक आधार से देना पड़ेगा, जहां अनपढ़ बैठे हो वहां देसी तरीके से देना पड़ेगा, जहां मेरे जैसे थोड़े नई उम्र के जो नौजवान जो पढ़ रहे हैं उनको दोनों परिप्रेक्ष्य को बता के बात करनी पड़ेगी कि देखो देसी तरीका ये है और वैज्ञानिक आधार ये है, जो आपको समझ आए वो आप समझ लीजिए। अब एक तरफ से खर्च कम हो गया है खेती का, एक तरफ से जो केमिकल्स का, जो हजार्ड केमिकल का इनपुट है वो कम हो गया है, दूसरी तरफ से आपका समाधान निकलता नजर आ रहा है, डॉक्टर के खर्चे कम होंगे, जो शुभ लाभ की बात थी। तीनों तरीके से जो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि खेती के खर्चे 3 तरीके से बढ़े हैं, अगर वो तीनों तरीके के खर्चे कम होते हैं और तीनों में शुभ लाभ बढ़ता है, तो फिर ये लाभ का जो सिद्धांत है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत हमेशा काम करता है। और इसके परिणाम मैंने बहुत जगह लेके देखे। तो जब जो सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, केवल ये हो सकता है कि मिट्टी से मिट्टी कुछ वैरी कर सकता है, पानी से पानी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो तो नहीं बदलेगा। जैसे मिट्टी बदलती है तो उस मिट्टी के अनुसार उसका इनपुट बदल दो, पानी बदलता है तो उस पानी के अनुसार थोड़ा चेंज कर लो, प्रकृति का वातावरण है उसके अनुसार कुछ बदलाव कर लो, लेकिन वो सिद्धांत जो है, जो ऊर्जा का है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड का, उसको हम एक रूपता में लेके रखें हमेशा, और उसको उसी रूप में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से समझते चले जाएं। और पैदावार इतनी आई है कि मैंने आपको कल भी चर्चा की थी कि जब मैं 2011 से लेकर 15-16 में आया, 5वें साल में, तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन था उस एरिया में जहां पे धान कभी 17-18 क्विंटल से ऊपर नहीं जाता, मेरा 1 एकड़ में 26 क्विंटल था। और वो जो चर्चा है
वो मुझे बाद में पता चला, एक चावल की प्रोसेसिंग कंपनी है, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। वो साथियों से जब मैं मिला, वो कह रहे थे कि आपकी जो ये खबर है, पूरी भारत की नहीं, पूरी दुनिया का की जो राइस इंडस्ट्री है, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप, कहीं भी हो, जहां पे या तो प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, या कंजम्पशन होता है, पूरी दुनिया की जो राइस इंडस्ट्री है, उसमें कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा हो, ऐसा कोई साथी नहीं है जिसने आपकी वीडियो नहीं देखी हो। अब वहां तक जो रीच है, वो मुझे ये विश्वास दिलाती है कि जो मैं इस लाइन पे मैंने समझा है कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड का जो कॉम्बिनेशन है, इसको जब मैं मिट्टी में लागू करता हूं तो ये पूरी तरह 100% सार्थक रिजल्ट देता है और एक समाधान की तरफ बढ़ता है। यहां से फिर एक बात निकलती है, नया जो समाधान है, जब मैं वहां पे जाऊंगा तो बीज के संवर्धन की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास अपना बीज होगा तो मैं उसको बचा के रखूंगा। और मेरे जैसे जब पूरे भारत में जितने साथी होंगे, उन सबसे बीज के लेन देन का एक प्रोसेस शुरू होगा। और फिर वो, क्योंकि भारत स्वराज मंच है, जनता सरकार मोर्चा है, इसमें कोई हमें तो कुछ फर्क नहीं लगता, वो एक ही है, जिसकी विचारधारा कॉमन है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो वो एक है। अब हम मिलकर ये करेंगे कि जो जो साथी जिस लाइन पे काम कर रहा है, वो पूरे भारत में अपने अपने लाइक माइंडेड मतलब जो आदमी है, उनको इकट्ठा करे, गोष्ठियां करे और एक समाधान के प्लेटफॉर्म निकाले। जैसे मैं खेती पे कर रहा हूं, जैसे भाई कह रहे थे कल के, मयंक भाई थे शायद, हाँ, कि पूरे भारत में मैं ऐसे बहुत सारे साथियों से मिला हूं। हो गया जी, 1 मिनट से पहले खत्म करता हूं कि जब मयंक भाई से मिलेंगे तो जो वो भारत के 50-100 लोग हैं, ये कह रहे थे कि 100 से ऊपर जाते ही मैंने गिनती बंद कर दी, उन 100 लोगों का जो आंकड़ा आएगा, कोई कैसे काम कर रहा होगा, कोई कैसे काम कर रहा होगा, तो उनमें से 20-30-50 ऐसे भी मिलेंगे जो बीज पे काम कर रहे होंगे। तो ये आखिरी पड़ाव है हमारे पास। एक उम्मीद है कि हम अगले 2-3 साल, 4-5 साल में, या एक जो हमारे पास जितना समय बचेगा, उसमें हम उन बीजों के संवर्धन पे, दोबारा से उसकी रिकवरी पे काम करेंगे। तो वो जो बना के बैठे हैं स्वालबार्ड सीड वॉल्ट वाले, या चाहे वो बिल गेट्स हो, या कितने भी बड़े बड़े अपने आप को गुंडे कुछ भी कहते हो, उनके मुंह पे एक अच्छा तमाचा है। और ये व्यवस्था की जो समाधान की बात है, वो नीचे से निकलेगी, ऊपर से नहीं निकलेगी। और लास्ट एक लाइन और जरूरी है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा दाऊद है, और उस दाऊद को चलाने वाले वो बैंकर हैं जो इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। हम कई बार मजाक में ये कहते हैं, दाऊद कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसका बाप रोथशाइल्ड है, लेकिन उसके भी बाप जनता सरकार मोर्चा वाले, क्योंकि यहीं पे उनको उल्टा गाड़ना है।